नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली जो हमारा सामान्य अध्ययन पेपर 2 है, यानी कि GS2 जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है। दो चीज़ तो नहीं, यहाँ पे तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि राजनीति, यानी जिसे हम बोलते हैं इंडियन पॉलिटी, उसके बाद अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। ये दोनों तो आपको मिलेंगे पार्ट बी में, और ये जो पॉलिटी आपको मिलेगी पार्ट ए में। तो पार्ट ए हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और ये टोटल मिलाकर आपको देखने को मिलता है 3 घंटे का पेपर, 300 नंबर का। और यहाँ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दोनों में यहाँ पे इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी के पेपर देखने को मिलते हैं। तो ये जो थर्ड पेपर है अभी आपका ऑलरेडी कंटिन्यू है। प्रथम प्रश्न पत्र हमारा कंप्लीट रूप से यहाँ पे हो गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, और इसका एक पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पार्ट बी अगर कंप्लीट हो जाता तो हमारे जो सबसे हैवी जो मतलब जो सब्जेक्ट रहते हैं, जिसके अंतर्गत हमको दो है, यानी कि GS1 और GS2। हालांकि दो सब्जेक्ट है, परंतु इसके अंतर्गत हमको चार मिलते हैं, चार। और इसके अलावा देखें हम, देखिए समाजशास्त्र अगर मिला दी जाए तो यहाँ पे 5 हो जाते हैं, यानी कि इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। ये टोटल 5 विषय मिलकर यहाँ पे GS1 और GS2 बनते हैं, जो कि टोटल मिलाकर हमको देखिए मतलब ये जो है पहला वाला आपको 300 नंबर में मिलता है और दूसरा भी 300। पर जो नंबर्स और नंबर ऑफ मार्क्स हैं, यानी कि बेटेज अगर देखें ज़्यादा वजनदारी, तो ज़्यादा वजनदारी हमको मिलती कहाँ पे, यहाँ देखिए चतुर्थ प्रश्न पत्र में। यानी कि यहाँ पे आपको टोटल जो है 5 यूनिट ही कवर करना है, और आपको 200 नंबर की देखने को मिलेगी, जो कि 3 घंटे में आपको यहाँ पे करना होता है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में देखने को मिलता है। पांचवा प्रश्न पत्र जो कि आपको हिंदी का देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत सामान्य व्याकरण है, हिंदी की सामान्य हिंदी और उसकी व्याकरण देखने को मिलती है, जो हम आगे कवर करेंगे। ये भी 3 घंटे की देखने को मिलती है, और टोटल मिलाकर 200 नंबर जो कि हिंदी में ही आपको देखने को मिलती है। ठीक है। और छठवां जो प्रश्न पत्र रहता है, जो कि टोटल मिलाकर निबंध का होता है, और प्रारूप लेखन का, जो कि हमारे लेटर्स वगैरह होते हैं, जो एप्लीकेशंस होते हैं, उनके प्रारूप यहाँ लिखने को आते हैं। और 2 घंटे यहाँ पे मिलते हैं, 100 नंबर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ये हिंदी में देना पड़ता है, तो दो आपके हिंदी में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों ही देखने को मिलते हैं 4 पेपर में। तो चलिए हम देखने वाले हैं द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत हमारा पार्ट बी देखने को मिलेगा। An Academy. Let's crack it. तो पार्ट बी में अगर देखें तो देखिए आपको लिखने का फॉर्मेट तो पहले से पता है। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिलेगी, एक लिंक और मिलेगी, जो कि डिस्कशन ग्रुप की होगी, उसमें भी आप ज्वाइन कर लें। और अगर आप प्रतिदिन हमारे साथ में उत्तर लेखन करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक भी आपको उसके जस्ट नीचे मिल जाएगी, तो उसमें भी आप ज्वाइन होकर प्रतिदिन अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको लेकर चलना है सारी चीज़ें। तो यहाँ देखिए आपको जो प्रश्न पत्र है उसको कैसे हल करना है। टोटल मिलाकर आप देख सकते हैं 300 नंबर का होता है, और 2 भाग में बटा होता है, खंड आ और खंड बा, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में बटा होता है। और प्रत्येक भाग, यानी कि जो खंड आ होता है, जो पार्ट ए होता है, वो 5 इकाइयों में डिवाइड होता है, और खंड बा भी आपको 5 इकाई में डिवाइड देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको 3 सबसे छोटे प्रश्न देखने को मिलते हैं प्रत्येक इकाई में, 2 उससे बड़े यानी कि लघु उत्तरीय, और एक सबसे बड़ा यानी जिसे दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं। तो ये टोटल मिलाकर प्रश्न देखने को मिलते हैं, और टोटल आपको 30 नंबर की एक यूनिट देखने को मिलती है। गुणा कर दिया जाए 5 की, तो 150 नंबर का आपको एक भाग देखने को मिलता है, और प्लस करें 150, तो टोटल मिलाकर आपको 300 नंबर का जो है भाग, दोनों भाग यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी कि पेपर 2 देखने को मिलता है। लिखना कैसे, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उत्तर लेखन ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ, मतलब वहाँ सारी चीज़ आपको पता चल गई है। और वीडियो भी जो शुरू के आए थे पिछले वाले, वो भी आप जाकर देख लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो आपके सामने प्रश्न होता है कि आप पढ़ें क्या, पढ़े क्या। उसके लिए आपको सिलेबस देखना होता है। सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम देखना होता है। पाठ्यक्रम आपको पता है 5 यूनिट यहाँ देखने को मिलेगी, और ये सब्जेक्ट जो है हमारा अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के रूप में देखने को मिलेगा, यानी कि इंडियन इकोनॉमी और सोशलॉजी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। इकाई पहली में हम देख सकते हैं, देखिए काफ़ी वजनदार दिखती है। देखिए पहली इकाई जो है आपको देखने को मिलती है, काफ़ी वजनदार है। काफ़ी वजनदार से मतलब आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मटेरियल आपको पढ़ने को मिलेगा पहली इकाई में। फिर भी देखिए यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं, परंतु हमको बेसिक को लेकर भी क्लियर करते हुए चलना है, तो हमको थोड़ा धीरे से ये कंप्लीट होगी पहली इकाई, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो भी आपके टॉपिक है।
अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स पे मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देश किस बात फिर आप की, देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब मैं नाउ और लेट्स क्रैक एक इट। एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे पहला टॉपिक क्या दिया है, भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के मुद्दे और पहल। मतलब क्या है, कृषि मतलब एग्रीकल्चर। भारत के अंतर्गत जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके अंतर्गत जो भी मुद्दे हैं यानी कि जो भी उसकी समस्याएं है उससे संबंधित चीज़ें यहाँ देखना है और साथ में उसको सुलझाने के लिए यानी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या क्या पहल की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारी चीज़ हम कहाँ पे देखेंगे इसमें। दूसरी चीज़ उसी प्रकार से यहाँ आ गई, मुद्दे किसके संबंध में देखना, उद्योग के संबंध में और उसकी पहल देखना है, सेवा क्षेत्र के संबंध में। तो ये तीनों सेक्टर आपको पता है अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स के रूप में गिने जाते हैं, यानी क्षेत्र के रूप में प्राइमरी, द्वितीयक जो क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र हम इनको बोल सकते हैं। तो 3 टॉपिक है, 3 के 2 सब टॉपिक यानी कि मुद्दे और पहल देखना। तो टोटल मिलाकर 6 टॉपिक यहाँ देखने को मिलेंगे। 6 टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे, काफ़ी विस्तार से यहाँ पढ़ने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जो है जिसको बेसिक क्लियर नहीं है वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में देखेंगे। फिर भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, तो रिजर्व बैंक के भी कार्य देखना और व्यापारिक बैंक के कार्य देखना। वित्तीय समावेशन देखना, मौद्रिक नीति देखना है। इसके अलावा अच्छी कर प्रणाली की विशेषता है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर यहाँ पे देखने को मिलेगा, सब्सिडी देखने को मिलेगी, नगद लेन देन। इसके अलावा राजकोषीय नीति देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद लोक वितरण प्रणाली जिसे हम पीडीएस बोलते हैं। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे हम बोल सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान जो प्रवृत्तियाँ है, वर्तमान में जो भी प्रवृत्तियाँ है, एक्टिविटीज़ और जो भी चुनौती होती है उनके संबंध में यहाँ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। गरीबी यानी कि जो पॉवर्टी होती है यानी कि जिसे हम गरीबी या निर्धनता बोल सकते हैं, उसके साथ में बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट देखें तो आपको विभिन्न चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विदेशी जो पूंजी की उसकी भूमिका देखने को मिलेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंपनियाँ रन होती है उनके बारे में बात करेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की बात करेंगे। यहाँ पे आयात निर्यात नीति की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक एडीबी जिसे बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन यानी कि जो डब्ल्यूटीओ है उसके बारे में बात करेंगे। आसियान की बात करेंगे, सार्क, नाफ्टा और ओपेक। इन सभी चीज़ों को अगर देख लें तो यहाँ सारी चीज़ हमारी कंप्लीट होती हुई देखती हैं कि एक इकाई जो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरी इकाई में आपको टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश के संबंध में सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो प्रमुख फसलें देखना हमको मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उसकी कृषि की जोत के क्षेत्र, फसल का प्रतिरूप यानी कि फसल के जो प्रकार है वो उनके बारे में बात करेंगे। फसलों के उत्पादन एवं वितरण का जो भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव वो देखेंगे। बीज एवं खाद्य की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात करेंगे। कृषि के तरीके के देखेंगे यहाँ पे, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन एवं जो पशुपालन उनके बारे में देखेंगे। इनके संबंध में विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं, समस्या है उनके बारे में देखेंगे। कृषि उत्पादन से संबंधित चीज़ें जानेंगे, परिवहन, भंडारण एवं विपणन से संबंधित जो समस्या है और चुनौतियाँ, मतलब सबके यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 जो भी टॉपिक है उनके डबल टॉपिक यहाँ पे बन रहा है। देखिए समस्या भी देखना और चुनौतियाँ भी हमको देखना है। फिर कृषि की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करना। फिर देखते हैं सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है यहाँ पे। इसके अलावा मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा संसाधन ये हमको देखना है।
ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जनगणनांकी यानी जो जनगणना से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेंस के पर्सपेक्टिव हम देखेंगे यहाँ पे। फिर देखें तो औद्योगिक क्षेत्र समृद्धि, प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन ट्रेंड्स, इनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो इकाई 3 में हमको मानव संसाधन देखने को मिलता है, विकास इसके संबंध में। मानव संसाधन विकास किसके संबंध में देखें तो यहाँ देखिए शिक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं चिकित्सकीय शिक्षा यहाँ देखने को मिलती है, व्यावसायिक शिक्षा, इनकी गुणवत्ता, बालिकाओं की शिक्षा। तो शिक्षा के सारे डायमेंशन यहाँ पे कवर किए जाएंगे किसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत। फिर उसके अलावा देखें तो निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम यानी कि विभिन्न जो गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उनके बारे में देखेंगे। खास करके वो किससे रिलेटेड होगी, निःशक्त वर्ग से रिलेटेड, वृद्धजन से रिलेटेड, बालक से रिलेटेड, बालिका महिलाओं से रिलेटेड, सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग है, विकास परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे योजनाएं हमको देखने को मिलेगी। इकाई 4 में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको समाजशास्त्र देखने मिलती है, जैसे सामाजिक समरसता देखने मिलती है, इसके घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, संस्कार क्या होते हैं, इसके विविध संदर्भ, वर्ण व्यवस्था क्या होती है, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म व मत जो पंथ है उसका समाज पर प्रभाव, विवाह की जो पद्धति है 8 प्रकार के विवाह आपको देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री के अंतर्गत आपने पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे उसके बारे में। फिर देखें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार शिक्षा, पंचायती राज, जो सामुदायिक विकास है उसमें जो है गैर सरकारी संगठन, एनजीओ की भूमिका, एनजीओ के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था पॉलिटी के अंतर्गत, तो यहाँ पे उसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे किसी विशेष उद्देश्य के रूप में। स्वयं सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन जो प्रवृत्तियाँ है, कुटुंब न्यायालय, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में। फिर उसके बाद यूनिट 5 आपको देखने को मिलती है किसके संदर्भ में, ये भी सोशलॉजी के संदर्भ में ही देखने को मिलती है, जैसे जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्या हम देखें, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति के बारे में देखेंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, फिर भी हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे। सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, जो भी इससे संबंध है, मतलब जो मध्य प्रदेश की जनजातियों के संबंध में, नातेदारी, धार्मिक विश्वास व परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व व उत्सव, सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर ली हैं, तो आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं। यानी हिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर हमने जो है सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे। फिर देखें तो महिला शिक्षा के बारे में बात करेंगे, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु, समंक कुपोषण के कारण और जो प्रभाव है, पूरक पोषण, साथ में हम देखेंगे जो इस हेतु जो शासकीय कार्यक्रम चलाए गए हैं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रामक और संक्रामक बीमारियों के उपचार, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से बात करेंगे। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO के बारे में यहाँ पे देखेंगे, उसके उद्देश्य क्या है, संरचना क्या है, कार्य उसके और कार्यक्रम। तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ पे देखें स्वास्थ्य से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात की गई है। तो अब इस प्रकार से देखें तो यहाँ हमारी जो पार्ट बी है, पार्ट बी यानी कि पेपर 2 के अंतर्गत पार्ट बी हमारा कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। अब देखिए हमने बात कर ली है क्या पढ़ना है, ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पे। मतलब पहला जो तैयारी करने का जो पहला चरण होता है वो सिलेबस होता है, यानी पाठ्यक्रम होता है, तो क्या पढ़ना हमने देख लिए। अब दूसरा चरण आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे, जब आप सिविल सर्विस मतलब जो है सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं या फिर MPPSC एस्पिरेंट है, तो आपको ये चीज़ तो पता होगी कि आपको पुराने क्वेश्चन पेपर को भी देखना पड़ता है। जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो सिलेबस पढ़ रहे हैं हम, वो उसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, ताकि हम उस डायमेंशन में आगे की पढ़ाई हमारी जारी रख सकें। तो चलिए क्वेश्चन भी एक बार हम निहार लेते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा 2015 से जब 2014 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे 2018 तक। 2019 में MPPSC यहाँ पे देखने को नहीं मिली थी, 2020 में आई थी, 19 वाली 2020 में आई थी। अब यहाँ पे देखें तो हमको जो है 2018 तक ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ देख लेते हैं। 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते थे, अभी भी ऑलरेडी 3 नंबर के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पहले लिखना पड़ता था 1 लाइन या 2 लाइन, परंतु अभी लिखना पड़ता है 1 लाइन में, यानी कि 10 शब्दों में लिखना है या 1 लाइन में लिखना। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये सारी चीज़ तो आपको पता होगी। तो देखिए लिंग असमानता सूचकांक के बारे में बात की गई, तो मात्र आपको 10 शब्दों में लिखना है या 1 लाइन में लिखना है। इसके अलावा असूचित अवैध आय के बारे में बात करना है, संचय मुद्रा, साथ में देखेंगे अग्रिम बैंक योजना, इसके अलावा शहरीकरण ये देख सकते हैं हम। इसके अलावा आयात प्रतिस्थापन, किसान साख या ऋण पत्रक जिसे हम बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमको क्वेश्चन क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पे 2015 में 3 नंबर वाले, विनिवेश जिसे डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है, अल्प रोजगार। इसके अलावा देखें तो मानवीय जो विकास सूचकांक है उसके बारे में बात की गई है, HDI जिसे बोलते हैं। सुरक्षित भंडार यानी बफर स्टॉक क्या होता है,
खुदरा ऋण क्या होता है, सामाजिक न्याय, इसके अलावा देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, साथ में हम वाणिज्यिक पत्र के बारे में देख सकते हैं। तो ये टोटल मिलाकर हम देख सकते हैं 3 नंबर में देखने को मिले ये प्रश्न, और अभी भी आगे इनकी संभावना है। जो करंट की चीज़ें होती है, आपको इकोनॉमी में पढ़ते समय एक बात तो याद रखनी होगी कि आपको करंट को लेकर चलना पड़ेगा। जब आप स्टैटिक कवर कर लेते हो इकोनॉमी में, तो आपको साथ में करंट की चीज़ें, जो बिजनेस वाला पेज आता है, मतलब जो न्यूज़पेपर है, उसमें साथ में कुछ करंट की चीज़ें आपको, आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह, बजट वगैरह, ये सारी चीज़ आपको करंट के हिसाब से ही लेकर चलना है, ताकि आप जो है जब भी आप एमपीपीएससी का मेंस दे रहे हो या फिर प्री भी दे रहे हो, तो प्री में भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मेंस में आपको उसी को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे करंट को लेकर। तो ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि 2015 में पूछे गए थे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे 6 नंबर में, परंतु वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको 5 नंबर में क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जो आए थे 2015 में। अविकसित राष्ट्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ये देखने को मिला था। या फिर इसके अथवा में मतलब जो है ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आपको ये वाला करना है या फिर उसका अथवा वाला। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 2 चीज़ हमको देखने को मिली, तो दोनों में से आपको एक करना है और 5 नंबर में लिखना है, यानी कि आपको 50 से लेकर 60 शब्दों में ये आंसर को कवर करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। अनावश्यक चीज़ों का आप भरोगे तो जो परीक्षक है, जांचने वाला है, उस पर मतलब उस पर जो है गलत प्रभाव पड़ेगा, और वो जो मतलब नंबर है वो देने में काफ़ी यहाँ पे कंजूसी कर सकता है। फिर देखें आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। एक राष्ट्र के आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण का उल्लेख करें, तो ये आपको 5 नंबर में लिखना है। फिर इसके अथवा में या तो ये वाला करना है, या फिर इसके अथवा में देखें भारत में गरीबी की प्रकृति एवं कारणों का उल्लेख करें, इसके समाधान हेतु क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि अब इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको मात्र 50 से लेकर 60 शब्दों में ही लिखना है, या फिर 5 से लेकर 6 लाइन में ही लिखना है। भारत की नवीन आर्थिक नीति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करें, पिछले 10 वर्षों में इसके औद्योगिक विकास पर जो है प्रभाव का मूल्यांकन करें। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसमें, 5 नंबर में, यानी कि अभी 6 नंबर में थी पर अब 5 नंबर में देखने को मिलेगी। फिर मध्य प्रदेश का टॉपिक देखिए, मध्य प्रदेश के क्वेश्चन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की वृद्धि में सहकारी आंदोलन की भूमिका की विवेचना करें। पहले क्या होता था, मध्य प्रदेश का जो सिलेबस था स्पेशली यहाँ डिफाइन नहीं किया गया था, परंतु अब आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश का एक जो है 5 यूनिट में से 1 यूनिट यहाँ डिफाइन कर दी गई है, 2nd नंबर, जिसके अंतर्गत आपको टोटल मिलाकर 30 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 लघु उत्तरीय, मतलब अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 30 नंबर में देखने। तो यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के अथवा में देखिए, मध्य प्रदेश के विकास में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में उठाए गए कदमों का उल्लेख करें। तो वर्तमान के जो करंट अफेयर्स है उसके अनुसार आपको विभिन्न प्रकार की जो पहल है उनको बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। फिर मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में रेल यातायात के महत्व को समझाना है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में टेलीकॉम क्षेत्र के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये सभी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। 1991 में भूमंडलीकरण जो एलपीजी रिफॉर्म आया था, ग्लोबलाइजेशन जिसे बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इसके लिए जो है भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करें, और इस संदर्भ में आप और क्या सुझाव देना चाहेंगे, मतलब अपने अनुसार भी जो है सुझाव आपको लिखना है, क्योंकि एक आप अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद के डिसीजन को भी ध्यान में रखना होगा आपको। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को जांचें, इस समस्या के समाधान हेतु की गई पहलों का सर्वेक्षण जो संक्षिप्त रूप में करना है 5 से 6 लाइन में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और देखें यहाँ पे, तो SGSY ये एक योजना है, योजना का शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। तो योजना है तो इसका आपको फुल फॉर्म तो कमेंट बॉक्स में बताना ही है, साथ में इसका आंसर भी आपको तैयार करना है। तो हम आगे तो देखेंगे आंसर, परंतु आप अभी जो है इसका जो है कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए किसका, SGSY का। चलिए आगे देखते हैं, मनरेगा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, मनरेगा 2006 में आई थी, 2009 में इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया था। तो इसके विषय में आपको बताना है, ग्रामीण गरीबी की जो समस्या है उसके समाधान में यह कितनी सफल हुई है। जिस समय सारी चीज़ें यहाँ पे फेल हो गई थी उस समय भी, जब देख सकते हैं ना मंदी आई थी 2007-8 के समय में, तो उस समय ये मनरेगा काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई, किसके लिए, गरीबी की समस्या के निवारण के लिए। तो उसी के संबंध में ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। फिर सेबी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब रेगुलेटरी बॉडी है, तो इसकी कार्यप्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके अलावा देखें तो एक देश के आर्थिक विकास में जन वित्त की क्या भूमिका हो सकती है। इसके अलावा भारत में आर्थिक पिछड़ापन और क्षेत्रीय जो असमानता है उसके कारण लिखना है यहाँ पे। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, इसी में आप इन समस्याओं के समाधान
के लिए क्या सुझाव देंगे। तो अपने सुझाव भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मतलब आप अगर तैयारी कर रहे हैं सही ढंग से तो अपने सुझाव भी आप देना सीखिए। जो एडिटोरियल वाला पेज आता है द हिंदू का, या फिर कोई हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम वाला वो जो पेज आता है, संपादकीय पेज बोलते हैं या फिर एडिटोरियल पेज बोलते हैं, तो उसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो राइटर है उनके द्वारा यहाँ पे उनके सजेशन दिए जाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको भी अपने सजेशन देना सीखना होगा। उदारीकरण और निजीकरण को परिभाषित करना है यहाँ पे 1991 की नीति में इनके प्रावधानों का वर्णन करना है। फिर इसके बाद ओपन जो ट्रेड होता है जिसे खुला व्यापार और सुरक्षित व्यापार क्या है ये बताना है, दोनों में यहाँ पे अंतर बताना। ये तो 2015 में पूछे गए 6 नंबर के क्वेश्चन थे, जो कि आगे 5 नंबर में आने की संभावना है। अब 15 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमको 11 नंबर में देखने को मिलेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या देखने को मिलते हैं। समावेशी विकास क्या है, समावेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी हमारे सिलेबस में भी है। भारत में समावेशी विकास ने गरीबी को कम करने में कैसे सहायता की है, ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। मतलब ये क्वेश्चन इस प्रकार का देखने को मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन आया, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष असहाय से क्या असाध्य से क्या परेशानियां हैं, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का मूल्यांकन करें, मध्य प्रदेश में इसके जो प्रचालन है उसके लिए क्या सुझाव होंगे, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर का 3 ही क्वेश्चन आते थे पहले यहाँ पे, परंतु अब हर एक यूनिट में आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए काला धन क्या है, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो हालांकि ये क्वेश्चन आप वर्तमान में देखने, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ था इसी के उपलक्ष्य में 2017 में, तो आपको इसकी डेट बताना डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था। ठीक है, विमुद्रीकरण जिसे हम बोलते हैं, नोटबंदी हुई थी ना 500,000 की, कौन भूल सकता है इस चीज़ को, तो कोई नहीं भूल सकता। तो आपको डेट बताना है कमेंट बॉक्स में नीचे। मतलब मोदी जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी रात को 8 बजे, हमेशा वो रात को 8 बजे ही आते हैं। लॉकडाउन घोषित करना हो या फिर कुछ भी घोषित करना हो, रात को 8 बजे ही आएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखें मध्य प्रदेश में मौजूदा पूंजी बाजार का जो आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है वो यहाँ क्वेश्चन देखने को मिला था 15 नंबर में। मतलब अब 11 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए ये तो होगा 2015 के। अब 2016 के पुराने क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या देखने को मिलेंगे, मुद्रा बाजार से क्या अभिप्राय है, खाद्य सुरक्षा, उसके अलावा सतत आर्थिक विकास को समझाना, ये सभी आपको एक लाइन में समझाना है। अब वर्तमान में मतलब पहले आपको कितने में समझाना था, 30 शब्दों में समझाना था, पर आपको 10 शब्दों में आप समझाना है। गरीबी का दुष्चक्र समझाना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण का प्रत्यय, उसके अलावा देखें तो आपको राष्ट्रीय आय का लेखांकन, सार्वजनिक निजी भागीदारी, गरीबी के सूचक, नीति आयोग के उद्देश्य बताना है। अब आपको नीति आयोग के उद्देश्य मात्र 2 ही बताना है एक लाइन में जो आ जाए। आर्थिक विकास के घटक, उसके अलावा ग्रामीण साख क्या है, साथ में औद्योगिक जो रुग्णता है, मतलब जो सिकनेस होती है, जो भी कमियां होती है, यानी कि हम देख सकते हैं औद्योगिक जो मुद्दे हैं, यानी कि जो समस्या है वो यहाँ देखने को मिलेगी। तरल मुद्रा क्या है और प्रव्रजन क्या है, माइग्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी 3 नंबर में। अब 5 नंबर में जो चीज़ें आने वाली है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि आपको कितने नंबर में देखने को मिली थी, 6 नंबर में। तो पहले यहाँ 100 शब्दों में लिखा जाता था, परंतु अब वर्तमान में इसको कैसे लिखा जाएगा, वर्तमान में 50 से लेकर 60 शब्दों में, यानी कि 5 से लेकर 6 लाइन में ही आंसर लिखना पड़ेगा। तो विकासशील राष्ट्रों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना करना है। इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विकास की जो विभिन्न अवस्था है उनको लिखना है। सार्वजनिक निजी साझेदारी, यानी कि जैसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, जिसे PPP से घोषित किया जाता है, तो इसके बारे में समझाना है। यह भारतीय आधारभूत संरचना के विकास के लिए कैसे उपयोगी है, ये चीज़ बताना है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण, ये बड़े क्वेश्चन, देखिए छोटा क्वेश्चन भी आया था, फिर बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ देखने को मिलता है। यानी मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक जो भी मतलब उद्योग के विकास में क्या क्या कमी हो रही है, यहाँ क्या क्या समस्या है, उनके बारे में बताना है। इन्हें किस प्रकार से पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछे जाएंगे, जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक परिक्षेत्र की बात करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना करने के उद्देश्य की व्याख्या करना है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसी कथवा में मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास में खनन ऊर्जा के महत्व को, खनिज जो संसाधन उसके संबंध में यहाँ पे देखें तो इसका महत्व बताना है। मानव विकास सूचकांक के मापदंड यहाँ बताना है, इनकी गणना इस प्रकार संभव है। साथ में नितांत गरीबी क्या है, ठीक है, एक्सट्रीम जो पॉवर्टी होती है, गरीबी के जो प्रकार है उसके संदर्भ में बताना है। इस दुष्चक्र को दूर करने के उपाय बताना है यहाँ पे। फिर देखें तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय असमानताओं के बारे में जो कारण है वो लिखना है। इस समस्या को दूर करने हेतु ठोस उपाय दीजिए, ये चीज़ें हमको बताना है। 5 से 6 नंबर, मतलब जो 50 से 60 शब्दों में देखने को मिलेगी। भारत में उदारीकरण की सफलता तथा असफलता का जो है उस पर अपने विचार प्रकट करना है, यानी कि अपने खुद के विचार वहाँ पर बताना है।
यहाँ देखिए भारत में निम्न आय समूहों को आवासीय समस्याओं पर अपने विचार दीजिए। ये खुद के अपने विचार बताना है यहाँ पे, यानी कि आज जो निम्न आय समूह है उसको आवासीय समस्याएं जो हो रही है, मतलब उसकी जो आवासीय समस्या है उस पर अपने विचार देना है। भारत में शहरी जो विकास है उसकी चुनौतियों पर जवाहरलाल नेहरू की जो शहरी मिशन है उसके प्रभावों की व्याख्या करना है। फिर नेक्स्ट देखें तो भारत के आर्थिक विकास में नियोजन असफल रहा, क्या आप इस कथन से सहमत है? तो इसका मूल्यांकन करना है अपने अनुसार। इसके अलावा भारत में प्रव्रजन देखिए बड़ी मतलब जो माइग्रेशन है, मतलब हम देखें तो ये बड़ा क्वेश्चन भी बन गया, छोटा क्वेश्चन भी देखने को मिला था। एक गंभीर समस्या है, इसे खत्म करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा के मध्य किस प्रकार का संतुलन है, क्या यह एक समस्या है? मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये चीज़ें बताना है। मध्य प्रदेश में सहकारी आंदोलन की क्या प्रकृति है? यह प्रदेश के आर्थिक विकास में कहीं मतलब कहाँ तक सहायक हो सकती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम, देखिए ग्रामीण आर्थिक संरचना में सामाजिक सुरक्षा का क्या योगदान है और इसे और सुदृढ़ यानी कि इसे और मजबूत किस प्रकार किया जा सकता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का क्या स्वरूप है? कृषि बेरोजगारी के विशेष संदर्भ में अपने विचार को यहाँ प्रकट करना है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसके बारे में यहाँ पे बताना है। इसको क्या मतलब इसकी क्या कमियाँ हो सकती है, क्या सीमाएँ हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। भारत में खाद्य सुरक्षा तथा बफर स्टॉक के मध्य क्या संबंध है? दोनों के मध्य रिलेशन यहाँ बताना है। क्या बफर स्टॉक के बिना खाद्य सुरक्षा संभव है? ये चीज़ें आपको लिखना है यहाँ पे। चलिए, इसके अलावा जो 15 नंबर में जो क्वेश्चन आए थे जिनको अभी हम देखें तो 11 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पहले इनको 300 शब्द में लिखना पड़ता था परंतु अभी वर्तमान में 200 शब्द में लिखना पड़ेगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मौजूदा मुद्रा बाजार का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, या फिर भारत में आज की स्थिति में मनरेगा को प्रासंगिकता पर जो है विस्तृत निबंध लिखना है, यानी कि वर्तमान में इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है जो मनरेगा है उसके संबंध में हमको यहाँ पे बताना है। वित्तीय समावेशन, देखिए वित्तीय समावेशन हम जब सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक है, और यहाँ पे हमको क्वेश्चन 2 बार देखने को मिले हैं, 2015 में भी देखने को मिला, 2016 में भी। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात आर्थिक विकास में किस प्रकार का योगदान दिया? आर्थिक विकास में जो है किस प्रकार का योगदान दिया इसमें, मतलब जो पंचवर्षीय योजना है 11वीं, तो उसके बारे में यहाँ विस्तार से लिखना है। या फिर इसके अलावा देखें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है और क्या यह योजना अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रही? आलोचनात्मक परीक्षण करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, भारत में कृषि क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान क्या है? क्या ये अनुदान कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक है? आलोचनात्मक परीक्षण यहाँ पे करना है। भारत में बेरोजगारी तथा गरीबी दोनों ही अभिशाप है, इसके संबंध में नहीं कि निबंध के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आए हैं, तो इसके संबंध में आपको 200 शब्दों में अपनी व्याख्या यहाँ पे देना है, आलोचनात्मक व्याख्या। चलिए 2017 के क्वेश्चन देख लेते फटाफट। 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखें, निजीकरण को परिभाषित करना, छद्म बेरोजगारी यानी कि डिस्गाइस्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट उसके बारे में बताना है। इसके अलावा देखें तो गरीबी के मापदंड, वित्तीय समावेशन, इसके अलावा लिंग विकास सूचक, साथ में देखें क्षेत्रीय संतुलन, समावेशी विकास। इसके अलावा देखें तो राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना, सेबी की भूमिका, खाद्य सुरक्षा के मापदंड, साथ में हम देखें गरीबी रेखा तथा भुखमरी रेखा के मध्य यहाँ पे अंतर बताना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सहकारिता की विशेषता है, सामाजिक रियायतें, साथ में देखें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कोई 5 सीमाएं लिखना है। तो ये 5 सीमाएं तो ना लिखकर हम 2 लिखेंगे अब, क्योंकि एक लाइन में ही आंसर लिखना है। मानव विकास जो है उसके तात्पर्य को उल्लेखित करना है। चलिए, अब क्वेश्चन जो है 5 से मतलब जो है 6 लाइन में लिखने वाले हैं, यानी 5 नंबर वाले देखने को मिलेंगे। तो औद्योगिकरण क्या है मध्य प्रदेश में, कम औद्योगिकरण के क्या कारण है? सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमको विशेष रूप से यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन उसी के देखने को मिलते हैं। पर अभी वर्तमान में देखें तो 30 नंबर में ही हमको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2019 वालों के लिए ये चीज़ें हो सकती, क्योंकि मेंस अभी हुआ नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या करना है, जो कि अभी सिलेबस में भी देखने को मिलेगी। वर्तमान के जो करंट अफेयर है उसके संबंध में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। भारत के विकास में 11वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना पहले भी आई और अभी भी आई। नई आर्थिक नीति जो 1991 की समीक्षात्मक विश्लेषण करना है। बैंकिंग क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव है, ये चीज़ हमको देखना है। इसके अलावा देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलता है, राष्ट्र के जो आर्थिक विकास है उसमें हम देखें तो
चलिए कुछ कारणवश जो है यहाँ पीपीटी बंद हो गई थी, फिर से यहाँ देख लेते हैं हम। देखिए, राष्ट्र के आर्थिक विकास में जो आधारभूत संरचना है, राष्ट्र के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसके अलावा भारत में शहरीकरण एक बड़ी समस्या है, इसके भविष्य के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालिए, ये चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा 5 नंबर में ही हमको क्या देखने मिलेंगे, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को कैसे सुधारा जा सकता है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाइए, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, भारत जैसे देश के लिए क्यों आवश्यक है, ये चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। ग्रामीण साख, ये जो है छोटे क्वेश्चन में भी देखने को मिला था। नाबार्ड की भूमिका इसमें जो है इसकी समीक्षा करना है। आर्थिक विकास के तत्वों का उल्लेख करना है। मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण की अवधारणा को समझाना है। स्मार्ट सिटी परियोजना जो योजना है उसके संबंध में यहाँ देखें तो उसकी संकल्पना क्या है, मध्य प्रदेश के किन शहरों को चयनित किया गया है और क्यों किया गया है, ये चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। अगले कुछ क्वेश्चन और है जो इसी के मतलब जो 5 नंबर वाले ही देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में यातायात विकास की बड़ी समस्या कौन सी है, भारत में औद्योगिक उदारीकरण जो लिबरलाइजेशन आया था उसके प्रभाव को बताना है। मध्य प्रदेश की खाद्य सुरक्षा का संक्षिप्त निबंध लिखना है। पूरा मॉडल जो है, पूरा मॉडल मतलब एक जो है मॉडल एक प्रकार का, उसको समझाना है, जिसके बारे में हम पढ़ लेंगे सिलेबस जब कंप्लीट करेंगे। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में जन वित्त की भूमिका का आलोचनात्मक विवेचना करना है। ट्रिम्स के संबंध में यहाँ देखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो प्रवासन है, माइग्रेशन जिसे हम बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र होते हैं रोजगार के लिए या फिर अन्य किसी समस्या के लिए, उसके संबंध में बताना। मध्य प्रदेश में प्रवासन की क्या स्थिति है, ये लिखना है। चलिए अब 15 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको 11 नंबर में देखने को मिलेंगे और 200 शब्दों में। तो देखिए, भारत में शहरी तथा ग्रामीण बेरोजगारी की प्रकृति का वर्णन करना है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, अभी हाल ही में सरकार द्वारा इसके संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। तो वर्तमान में जो करंट अफेयर उसके संबंध में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। भारतीय कृषि पर उदारीकरण के जो विभिन्न प्रभाव है उसकी विस्तार से व्याख्या करना है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन था, तीव्र समावेशी विकास, भारत में तीव्र समावेशी विकास ने जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में मतलब बेरोजगारी को कम करने में कैसे सहायता की। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को यहाँ पे लक्ष्य बनाकर आंसर को लिखना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा बोलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, इसकी सफलता और असफलता का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना और उत्तर की पुष्टि करना है। सामाजिक क्षेत्र के संबंध में जो अर्थ सहाय है उसके क्या उद्देश्य है और ऐसी कौन सी समस्या है जो इसके उद्देश्य को पूरा नहीं होने देती, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके वर्तमान प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिली किसमें, 15 नंबर वाले यानी 11 नंबर वाले क्वेश्चन में ये देखने को मिलेंगी। चलिए अब देखते हैं 2018 के जो क्वेश्चन हमारे देखने को मिले थे। तो देखिए यहाँ पे विमुद्रीकरण 2017 में क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और 2018 में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इकोनॉमी में। तो आप करंट अफेयर को पहले तो स्टैटिक कवर कीजिए और फिर करंट अफेयर को आप साथ में लेकर चलना है। जीएसटी के बारे में जो 2017 में लागू हुआ था, जीएसटी 2018 में लागू हुआ था, 2018 में, तो 2018 में ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। शुद्ध अंतर्विवाह की जो अवधारणा उसके संबंध में देखना है। अंतर्विवाह नहीं, अंतर्वाह, ठीक है। हरित लेखांकन से आप क्या समझते हैं, जो ग्रीन अकाउंटिंग होती है, ग्रीन जीडीपी भी आपने सुना होगा। कौन से देश में ब्रिक्स के सदस्य है ये आपको बताना है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्या उद्देश्य है, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा, ये सभी आपको एक लाइन में यानी 10 शब्दों में लिखना है। विकेंद्रीकृत योजना से आप क्या समझते हैं, रोजगार की गुणवत्ता, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, तो ये इसको डीबीटी बोलते हैं। जो एलपीजी उज्ज्वला योजना आई थी उसके संबंध में ये देखने को मिलता है। वे प्रमुख अवयव क्या है जिन पर मानव विकास सूचकांक एचडीआई पर एचडीआई आधारित है। क्षेत्रीय असंतुलन के 3 कारण, हमारे देश में निम्न लिंगानुपात के क्या कारण हो सकते हैं। अच्छा, जो सतत विकास लक्ष्य है एसडीजी के फॉर्मेट में भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। निम्न लिंगानुपात यानी कि लिंग असमानता कौन से नंबर का है आप बताइए। 17 गोल है, 17 गोल में से कौन से नंबर का गोल है लिंग असमानता को दूर करना, आपको बताना कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश में निम्न औद्योगिकरण के कोई 2 कारण लिखना है। निकटवर्ती वर्षों में कीमतों में जो है मुद्रास्फीति वृद्धि के 2 कारण लिखना है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि आपको 5 से 6 लाइन में लिखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों समझा जाता है, विश्लेषण करना है। हरित जो क्रांति है वह स्वर्ण क्रांति में भेद बताना है यहाँ पे। नरसिम्हन जो समिति है उसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए। साथ में हम देखें तो उदारीकरण के जो परिणाम है, परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि में उभरती प्रवृत्तियाँ कौन सी है यहाँ देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्या उद्देश्य, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, देखिए पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है।
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि करंट के रिलेटेड देखने को मिलते हैं। कृषि को संस्थागत साख उपलब्ध कराने में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका बताना है यहाँ पर। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की प्रमुख विशेषताएं, साथ में हम देखें तो भारत में सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करने हेतु उपाय बताना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्वेश्चन है तो मध्य प्रदेश में कृषि के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सामाजिक न्याय व कल्याण को ध्यान में रखते हुए भारत में आर्थिक सुधार का वर्णन करना है। फिर देखें तो पूरा फिर से देखिए, ये देखिए पूरा जो है फिर से क्वेश्चन आ गया है, तो इसके संबंध में देखें तो इसके विकास की दिशा में, चलिए पूरा का फुल फॉर्म बताइए आप कमेंट बॉक्स में। एक नवीन गांधीवाद दृष्टिकोण का जो है भारत जैसे विकासशील देश के लिए विश्लेषण करना है। यहाँ पे शेयर बाजार के बारे में पूछा गया, इसके कार्यों को स्पष्ट करना है 5 नंबर में। फिर सेबी के बारे में पूछा गया, देखिए सेबी पहले भी आ चुका है 2 बार क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन ये बड़े क्वेश्चन आया 5 से 6 नंबर का। भारत में पूंजी बाजार को प्रबल बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपाय बताना है। भारत में आय वितरण में असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में बताना है। विश्व में साक्षरता का स्तर बढ़ने से जो है आर्थिक शक्ति की असमानता में गिरावट आई, इसकी टिप्पणी करना है। भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता के लिए उत्तरदायी तकनीकी घटकों का उल्लेख करना है। फिर देखें तो भारत में भूमि सुधारों के क्या उद्देश्य है। इसके अलावा भारत में वित्तीय क्षेत्र में जो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने अपना क्या योगदान दिया है एक नियंत्रक के तरीके से, वो किस प्रकार सहायक है उसके रूप में, मतलब जो है इसके संदर्भ में आंसर देना है यहाँ पर। राष्ट्रीय आय आजीविका मिशन NRLM जो है इसकी क्या भूमिका है, विशेषता है, इसका उल्लेख करना है। अब देखिए बड़े क्वेश्चन के रूप में हमको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि अभी वर्तमान में 11 नंबर के देखने को मिलेंगे, यानी कि 200 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो क्या क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC जिसे बोलते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसके बारे में देखें। ठीक है, तो इसके अनुसार व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रों में जो विकट गुण, मतलब यहाँ पे जो विकट गुणवत्ता अंतराल, प्रशिक्षकों की उपलब्धता का अभाव, इस समस्या को दूर करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करना है। तो PMKVY आप देखने को मिलेगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो इसी के संदर्भ में यहाँ पे आपको आंसर देना है। भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्या एवं चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। फिर देखें तो मध्य प्रदेश के सहकारी जो आंदोलन है उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करना है। सूचना प्रौद्योगिकी का सतत विकास व खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान, इसकी टिप्पणी करना है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किए गए जो प्रयास है उनके बारे में बताना संक्षिप्त रूप से, पूरा 200 शब्दों में। 12वीं जो योजना है, देखिए 12वीं योजना जो है बार बार पूछी जा रही, तो यहाँ संभावनाओं को, इसके विकास के चालकों और योजनाओं के लिए विकास लक्ष्यों को जो है प्रकाश में विश्लेषण करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है बेसिक चीज़ें अगर देखें तो यहाँ पे हमने सिलेबस यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, और जो ओल्ड जो ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में डिस्कस किया है। तो एक हमको आइडिया हो गया कि हमको किस डायमेंशन में हमारी पढ़ाई करना है, किसके संदर्भ में, इकोनॉमी के संदर्भ में। पर सोशलॉजी की अगर बात करें, सोशलॉजी आपका नया टॉपिक जुड़ा हुआ है किस में, आपके पेपर में, तो उसके जो पुराने क्वेश्चन है वो हमको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको जो है मैं जब पढ़ाते जाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताते जाऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। पर ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान में रख लीजिए, 2-3 बार आप देख सकते हैं इनको, पुराने आपके पास में डाउनलोड भी होंगे, या फिर आप लेक्चर सुन लीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। मतलब अपने मन से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप सिर्फ लेक्चर सुन लीजिए। तो आप जब टॉपिक पढ़ोगे, मतलब मेरे द्वारा आगे जो टॉपिक पढ़ाएंगे उनमें आपको आसानी से ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन टाइप का था एक प्रकार से देखें। तो अब इसके बाद जो हमारी चीज़ें होगी वो कंप्लीट रूप से यहाँ शुरू होगी। मतलब आप देख सकते हैं जो सिलेबस है, सिलेबस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे कृषि, उद्योग और जो सेवा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे। पर उसको जानने से पहले हम जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का कंप्लीट रूप से इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक चीज़ें कुछ जानेंगे, टर्मिनोलॉजी वगैरह जान लेंगे ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो चलिए इसमें हम इतना ही देखने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फुल प्लान्स जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी 1 हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि MP के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे, और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे, और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा, और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI, MP जेल पहरी, और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज
20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स में मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट।